नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सवाल ही जवाब के खंड 3 की हिंदी समरी, जो आपको सिखाएगी नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता कैसे पाएं। यहाँ पर 6 छोटे परंतु बहुत प्रभावी उपाय दिए गए हैं जो आपको प्रस्तुतियों को दमदार बना देंगे। उपाय 1, पुल बनाना। पुल बनाना एक तकनीक है जो चर्चा की जारी रखती है और उस परिस्थिति को टालती है जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या आपका संभावित ग्राहक बहुत कम बातें करता है। अगर आप कोई महत्वपूर्ण सवाल पूछे और जवाब में आपको एक छोटा सा उत्तर मिले तो आप कुंठित हो जाएंगे। असली ज़िंदगी की कहानी, किस तरह लिव ने एक भावहीन व्यक्ति को प्रभावित किया। यहाँ पर लिव का उदाहरण है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर थी और वो अपने संभावित ग्राहक ब्रेन के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कर रही थी। ब्रेन एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता था और उसने अपनी लंच की छुट्टी में लिव को मुलाकात का समय दिया था। फ्रेंड शुरुआती में ज़रा रुखा नज़र आया और वो बातूनी स्वभाव का नहीं था, इसीलिए लिव शुरू में थोड़ी निरुत्साहित हो गई। लिव, आप इस बिजनेस में कैसे आए? फ्रेंड, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। इस संबंध में लिव के पास अधिक जानकारी नहीं थी, इसीलिए उसे बात बढ़ाने के लिए अगला सवाल पूछना पड़ा। लिव, आपको कंप्यूटर के बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? फ्रेंड, ये लगातार बदलता रहता है। दोबारा दिए गए इस छोटे जवाब ने लिव को फिर से मजबूर कर दिया कि वो अगला सवाल पूछे ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रह सके। समस्या ये थी कि अगर वो ढेर सारे अच्छे सवाल भी पूछती तो भी कुछ समय बाद बातचीत किसी इंटरव्यू की तरह लगती जिसमें लिव की भूमिका पुलिस कमिश्नर जैसी हो जाती। छोटे जवाब देने वाले संभावित ग्राहक को संभालने का श्रेष्ठतम तरीका ये है कि उनसे चर्चा करते समय पुल बनाए जाए। शक्तिशाली पुल है, अर्थात यानी उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब, आपने, इसका मतलब है। हर पुल के बाद आपको चुप हो जाना चाहिए। सौभाग्य से लिव ने पुलों का उपयोग करना सीख लिया था और फ्रेंड के साथ उसकी चर्चा इस तरह चली। लिव, आप इस व्यवसाय में कैसे आए? फ्रेंड, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। लिव, यानी? फ्रेंड, यानी नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मध्यम आकार की कंपनियों में लगाना। लिव, इसका मतलब है? फ्रेंड, इसका मतलब है कि मैं किसी भी कंपनी को कार्यप्रणाली में सुधार के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने में सहायता करता था जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए। लिव, उदाहरण के तौर पर? फ्रेंड, उदाहरण के तौर पर कल ही की बात ले। कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया। उस कंपनी में गंभीर लेखांकन समस्याएं थी। उन्होंने मुझे बुलाया और इस मामले में लिव ने न केवल सफलतापूर्वक एक किला जीत लिया था बल्कि वो इंटरव्यू लेने वाले की तरह भी नहीं लगी थी और उसने ज़्यादा शब्द का प्रयोग भी नहीं किया था। वो ब्रांड के बारे में अधिक से अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त कर रही थी और वो अपने पहले नंबर के विषय पर बातें कर रहा था, वो खुद। जब आप पुल का प्रयोग करें तो ये 3 काम करें। नंबर 1, आगे की ओर झुके, हथेली कोर कर आगे खड़े। नंबर 2, पुल के आखिरी अक्षर को थोड़ा खींचे। नंबर 3, पीछे टिक जाए और चुप हो जाए। बात बढ़ाने के लिए पुलों का प्रयोग। हथेली खोलकर आगे की ओर झुकने से 2 संकेत संप्रेषित होते हैं। पहला तो ये कि बिना शब्दों के ही इससे ये पता चलता है कि आप खतरनाक नहीं हैं, और दूसरा संकेत ये है कि इससे श्रोता का ये पता चलता है कि अब बातें करने की उसकी बारी है, क्योंकि आपने नियंत्रण उसके हाथ में सौंप दिया है। पुल के आखिरी अक्षर को खींचने से ये लगभग एक सवाल के रूप में बदल जाता है, जबकि यदि इस न खींचा जाए तो ये एक वक्तव्य की तरह लगेगा। उदाहरण के तौर पर, फ्रेंड, ताकि बिजनेस ज़्यादा अच्छे ढंग से चल सके। लिव, यानी? फ्रेंड, यानी इससे लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है और वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। आप जानती होंगी अधिकतर कंपनियों में कोई अच्छा सिस्टम नहीं होता और
यदि पुल के आखिरी अक्षर को नहीं खींचा जाए तो ये एक विचार या वक्तव्य की तरह लगेगा, जो अपमानजनक भी लग सकता है। जब आप पुल का प्रयोग कर ले तो इसके बाद चुप हो जाए, अंत से प्रतीत होती खामोशी से न घबराए और अपने ज्ञान के मोती बिखरने के लालच से बचे। पुल के प्रयोग के बाद कुछ देर तक चुप्पी जा सकती है। आपकी खुली हथेली ये बताती है कि अब आपने बोलने की जिम्मेदारी संभावित ग्राहक को दे दी है, इसलिए अब आप उसे ही बोलने दें। सुनने की ध्येयभाषा। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है कि पुल बनाने से किस तरह छुपी हुई प्रेरणाओं को सामने लाया जा सकता है और संभावित ग्राहकों से किस तरह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नियंत्रण दे देने के बाद आप पीछे की ओर थिक जाए और अपने हाथ को अपनी तद्दी पर रख ले और इस तरह मूल्यांकन की स्थिति में आ जाए। इससे सुनने वाले भी को तत्काल ये मालूम पड़ जाता है कि उसे बातचीत शुरू करनी है, क्योंकि आप पीछे टिके हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके संभावित ग्राहक ने आर्थिक स्वतंत्रता को अपनी पहली प्राथमिकता चुना है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? संभावित ग्राहक: आर्थिक स्वतंत्रता। आपने इसी को क्यों चुना? संभावित ग्राहक: क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जिंदगी में मैं जो भी करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप आगे झुकते हुए हथेली खुली रखकर, यानी संभावित ग्राहक: यानी मेरे पास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और आरामदेह ज़िंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। आप आगे झुकते हुए हथेली खुली रखकर, आरामदेह यानी संभावित ग्राहक: यानी मेरे पास लंबी छुट्टियां पर जाने के लिए पैसा हो, मैं नई कार खरीद सकूं और कभी कभी थोड़ी बहुत विलासिता की चीज़ें भी खरीद सकूं। आप उदाहरण के तौर पर संभावित ग्राहक: उदाहरण के तौर पर अगर मैं यात्रा करना चाहूँ तो मैं इसे योग्य बन सकूँ कि, यानी और उदाहरण के तौर पर इन दोनों पोलों का प्रयोग करने से आपका संभावित ग्राहक वो सब बताने लगेगा जो वो सोचता है, अनुभव करता है और विश्वास करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, पुल एक तरह से खुले सवाल होते हैं। परिस्थितियों में उनका श्रेष्ठतम प्रयोग तब होता है जब लोग अपने बारे में ज़्यादा बातें ना कर रहे हो या वे आपके सवालों का छोटा सा जवाब दे रहे हो। जब आप पहली बार पोलों का प्रयोग करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, खासकर तब जब आप बातूनी स्वभाव के हो, क्योंकि पोल के प्रयोग के बाद बातचीत में कुछ देर तक खामोशी सा जाती है। पर आपके श्रोता को तो छोटे जवाब देने की आदत है, इसीलिए उसे सरसा में खामोशी की आदत भी होगी। इसीलिए उसे ये खामोशी पूरी तरह स्वाभाविक लगती है। पोलों का प्रयोग मज़ेदार होता है क्योंकि उनसे प्रस्तुतियाँ अधिक रोचक बनती है और आपको मौन नियंत्रण की शक्ति भी मिलती है। उपाय 2: सिर हिलाने की तकनीक। अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि सिर हिलाना एक सशक्त और विश्वास दिलाने वाली तकनीक है। अधिकांश देशों में सिर हिलाना या गर्दन ऊपर नीचे करना सहमति दर्शाता है। इसका अर्थ है शरीर को झुकाना या नीचे करना, जो ये बताता है मैं आपके सामने झुक जाता हूँ, मैं आपको इच्छाओं के अधीन हूँ। तो ये एक तरह की झुकने की क्रिया है। सिर झुकाने की तकनीक के 2 सशक्त उपयोग है। देहभाषा हमारी अंदरूनी भावनाओं को बाहर अभिव्यक्ति है। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो बोलते समय आपका सिर अपने आप नीचे की ओर हिलने लगेगा। अगर आप तटस्थ अनुभव करते हो और फिर भी जानबूझकर अपना सिर हिलाने लगे तो आप सकारात्मक भावनाएं अनुभव करने लगेंगे। दूसरे शब्दों में, सकारात्मक भावनाओं से सिर नीचे की ओर हिलने लगता है। इससे उल्टा भी बिल्कुल सही है। सिर हिलाने से भी सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है। अगर आप सकारात्मक अनुभव करते हैं तो अपना सिर हिलाना शुरू कर देंगे। अगर आप अपना सिर हिलाना शुरू कर देते हैं तो आप सकारात्मक महसूस करने लगेंगे। सिर हिलाने की क्रिया संक्रामक होती है।
अगर मैं आपको बातों पर सिर हिलाता हूँ तो आप भी सिर हिलाने लगेंगे, भले ही आप मेरी बात से सहमत ना हो। सहमति और सहयोग प्राप्त करने का ये एक अद्भुत मंत्र है। फिर अपने हर वाक्य को शाब्दिक सहमति के शब्दों के साथ समाप्त करें। है ना कि आप ऐसा नहीं करेंगे? कि आप सही नहीं है? ठीक है ना? जब वक्ता और श्रोता दोनों अपने सिर हिलाते हैं तो श्रोता को सकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है और इससे सकारात्मक परिणाम निकलने की अधिक संभावना होती है। सिर हिलाने की कला आसानी से खोजी जा सकती है और एक सप्ताह के भीतर आप इसे अपने देहभाषा संकेतों का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा लाभ यह है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है। ये इस तरह होता है, जब आप एक खुला सवाल पूछ लेते हैं या एक पुल का उपयोग करते हैं और श्रोता जवाब देता है तो आप उसके जवाब देते समय अपने सिर को हिलाएं। जब वो बोलना ख़त्म कर चुके हैं तो भी अपने सिर को एक बार प्रति सेकंड के दर से 5 बार हिलाना जारी रखें। सामान्य 4 सेकंड बाद ही श्रोता दोबारा बोलना शुरू कर देता है और आपको अधिक जानकारी देने लगता है, और जब तक आप पीछे की ओर टिके और आपका हाथ आपकी तद्दी पर रहता है तब तक बोलने के लिए आप पर कोई भी दबाव नहीं होता। इस तरह से आप एक प्रश्नकर्ता की तरह नहीं लगेगा। जब आप सुने तो अपने एक हाथ को अपनी तद्दी पर रखें और उसे धीरे धीरे थपथपाएं। इन संकेतों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इनसे संभावित ग्राहकों को लंबे समय तक बोलते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। उपाय 3, न्यूनतम प्रोत्साहक। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो न्यूनतम प्रोत्साहकों के प्रयोग द्वारा उसे बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करें। न्यूनतम प्रोत्साहक ये है, अच्छा, चस, फिर क्या हुआ? न्यूनतम प्रोत्साहक दूसरे व्यक्ति द्वारा दी जा रही है जानकारी की मात्रा में 2 गुनी से भी अधिक वृद्धि कर सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक और पोलों के साथ मिल जाने के बाद न्यूनतम प्रोत्साहक आपके सबसे प्रभावी यंत्र बन जाते हैं, जिनके द्वारा आप अपनी प्रस्तुति को बेहतर ढंग से जारी रख सकते हैं। उपाय 4, आंखों पर काबू कैसे करें। शोध से पता चला है कि आमने सामने की प्रस्तुति में किसी व्यक्ति के दिमाग तक पहुंची जानकारी में से 78% आंखों के माध्यम से पहुंचती है, 9% कानों के द्वारा और शेष 4% अन्य इंद्रियों के द्वारा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका संभावित ग्राहक आपके बोलते समय अपने दृश्य प्रस्तुति की ओर देख रहा हो और आपका संदेश उसके द्वारा देखी जाने वाले चीज़ें से संबंधित ना हो तो वो आपके संदेश का केवल 9% ही ग्रहण कर पाएगा। अगर आप यात्रा के बारे में बातें करते समय एक घर की तस्वीर बनाने लगेंगे तो उसे आपकी बात समझने में काफ़ी मुश्किल होगी। अगर आपको बातें आपकी दृश्य प्रस्तुति से संबंध है तो भी वो आपके संदेश का केवल 25 से 30% तक ही ग्रहण कर पाएगा, और वो भी तब जब वह दृश्य प्रस्तुति की ओर देख रहा हो, न कि सीधे आपकी ओर। अधिकतम नेत्र नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी प्रस्तुति की ओर इशारा करने के लिए एक पेन का प्रयोग करें और साथ ही साथ आपका संभावित ग्राहक जो देख रहा हो उसे शब्दों में स्पष्ट करें। इसके बाद आप नेत्र केंद्र उपकरण से अपने पेन को हटा लें और उसकी तथा अपनी आंखों के बीचों बीच रख लें और बोलते समय अपना सिर हिलाते रहें। पेन के ऊपर से अपने संभावित ग्राहक की आंख में देखें और पेन से इशारा वही करें जहां आप देख रहे हो। इससे आपके संभावित ग्राहक के सिर पर चुंबकीय प्रभाव पड़ने से वो सिर उठाकर आपको आंखों में देखेंगे और तब आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से देखेगा और सुनेगा और आपके संदेश का उस पर अधिकतम प्रभाव पड़ेगा। ये सुनिश्चित कर ले कि आप जब बोल रहे हो तो आपके दूसरे हाथ की हथेली दिख रही हो ताकि भयहीन वातावरण निर्मित हो सके। उपाय 5, प्रतिरूपण। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से एकाकार होते हैं तो उनके शरीर भी आपसी तालमेल दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं और वे एक जैसी मुद्रा यहाँ तक कि एक जैसे हाव भाव अपना लेते हैं।
इस व्यवहार का उद्देश्य दोनों के बीच तालमेल बनाना और संघर्ष टालना है। इस शब्द विहीन व्यवहार से आप ये कहते हैं, मैं भी आपके जैसा ही हूँ और मैं आपसे तथा आपके दृष्टिकोण से सहमत हूँ। दूसरे व्यक्ति के साथ एकाकार होने की शुरुआत गर्भावस्था में ही हो जाती है, जब हमारी देह क्रियाएं और दिल की धड़कन हमारी माँ की लय से तालमेल बना लेती है। इसीलिए प्रतिरूपण एक ऐसी अवस्था है जिसके प्रति हमारा स्वाभाविक झुकाव रहता है। परिणाम स्वरूप जिन लोगों के साथ हमारा तालमेल बैठ जाता है, हम अपने आप ही उनकी नकल करने लगते हैं। आप इसे व्यावसायिक बैठकों या सामाजिक उत्सवों में उन लोगों के साथ होते देख सकते हैं जिनकी एक दूसरे से अच्छी पत्ती है। इसी कारण कई सालों तक एक साथ रहने के बाद लोग एक दूसरे की तरह दिखने लगते हैं। फिर वे एक कुत्ता खरीद लेते हैं जो उन दोनों की तरह दिखता है। बंदर जो देखता है वही करता है। अगले चित्र में करें दो लोग प्रतिरूपण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे एक जैसी मुद्राएं में खड़े हैं। उन्होंने अपने गिलास एक ही तरह में पकड़े हुए हैं। शायद उनके पेय पदार्थ भी एक ही हो, उनकी पोशाक एक सी ही है और उनका शब्द प्रयोग भी एक जैसा है। यदि व्यक्ति अपने जेब में हाथ डालता है तो दूसरा उसकी नकल करता है। अगर दूसरा अपने वजन को अपने दूसरे पैर पर डालता है तो उसका दोस्त भी वैसे ही करता है। जब तक ये दोनों आपस में सहमत होंगे और उनके तालमेल बना रहेगा, तब तक प्रतिरूपण या प्रतिबिंबन चलता रहेगा। प्रतिरूपण से सामने वाला व्यक्ति सहज होता है। ये तालमेल बनाने वाली एक प्रबल तकनीक है। धीमी गति के वीडियो शोध से पता चलता है कि इसमें एक ही समय में पलक झपकाना, नथुने फुलाना, बुक्ति उठाना और यहाँ तक कि पुतली फैलाना और सिकुड़ना भी शामिल है। यह उल्लेखनीय है क्योंकि इतने सूक्ष्म संकेतों की जानबूझकर नकल नहीं की जा सकती। अच्छा तालमेल बनाना सामने वाला व्यक्ति की देहभाषा और शाब्दिक भाषा को प्रतिबिंबित करना तत्काल तालमेल बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो आप उसकी बैठने की मुद्रा, देह गुण, हाव भाव और आवाज़ के लहजे को प्रतिबिंबित करें। जल्द ही उसे ऐसा लगने लगेगा कि आप में ऐसा कुछ है जो उसे पसंद आ रहा है। वो शायद आपको इनके साथ मेरा स्वाभाविक तालमेल है कि श्रेणी में रखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आप में अपनी छवि देखता है। चेतावनी, नई मुलाकात में प्रतिरूपण शुरू करने में जल्दबाजी ना करें। जब से मैंने अपनी पुस्तक बॉडी लैंग्वेज लिखी है, बहुत से लोग प्रतिरूपण तकनीकों के बारे में जागरूक और जानकार हो चुके हैं और इन तकनीकों को 10 करोड़ से ज़्यादा लोग टीवी और वीडियो पर देख चुके हैं। प्रतिरूपण से पहले कुछ मिनट का इंतजार करने में अक्सर समझदारी होती है। पुरुष और महिलाओं के बीच प्रतिरूपण असमानताएं भावों को अभिव्यक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के दिमाग अलग अलग तरह से बने हैं। अधिकतर महिलाएं चेहरे के भावों का सहारा लेती है, जबकि पुरुष शरीर की गतियों और संकेतों के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्ति करते हैं। सामान्यतः एक महिला 10 सेकंड की सुनने की अवधि में वक्ता के भावों पर प्रतिक्रिया देते हुए औसतन चेहरे के से भावों का प्रयोग करती है। उसका चेहरा वक्ता की भावनाओं की प्रतिबिंबित करता है। ध्यान से देखने वाले को ऐसा लगता है मानो दोनों महिलाओं के साथ एक साथ घटनाएं घट रही हो। यहाँ 10 सेकंड की एक सामान्य श्रृंखला दी जा रही है जिसमें एक महिला के चेहरे से उसके सुनने हुए भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। महिलाएं वक्ता की आवाज़ के लहजे और देहभाषा के द्वारा कही हुई बातों का मतलब समझती है और अपने समझे हुए भावों को अपने चेहरे के भाव द्वारा व्यक्त करती है। ठीक यही एक पुरुष को करना होता है। अगला उसे महिला का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो या उसे सुनने के लिए मजबूर करना हो। अधिकतर पुरुष सुनते समय चेहरे की अभिव्यक्ति को लेकर हतोत्साहित हो जाते हैं, पर अगर आप इसे सीख लेते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कई लोग कहते हैं वो सोचेगी कि मैं अजीब हूँ
पर शोध से पता चलता है कि जब कोई पुरुष महिला की भावनाओं को अपने चेहरे के माध्यम से प्रतिबिंबित करता है तो वो महिला उस पुरुष को अधिक बुद्धिमान, दिलचस्प और आकर्षक समझती है। जनता में भावनाओं को छुपाने की विकासवादी आवश्यकता के कारण, ताकि संभावित आक्रमण से बचा जा सके, अधिकतर पुरुष सुनते समय मृत्यु की तरह भावहीन दिखते हैं। यहाँ 10 सेकंड की एक वैसी ही सामान्य श्रृंखला है जिसमें एक पुरुष का चेहरा उसके सुने हुए भाव दिखा रहा है। इस पुरुष की सुनने के शैली के बारे में मजाकिया दृष्टि है, पर इसमें हमें सच्चाई की झलक दिखती है। सुनते समय पुरुष जो भावहीन नकाब ओढ़ लेते हैं उससे अन्य लगता है। उन्हें लगता है कि वे स्थिति के नियंत्रण में है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि उनमें भावनाएं नहीं होती। ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि महिलाओं की तरह ही पुरुष भी भावनाओं को उतनी ही तीव्रता से महसूस करते हैं, परंतु सबके सामने उनका इजहार करने में झिझकते हैं। पुरुष के व्यवहार के प्रतिबिंबित करने की कुंजी ये समझ लेने में है कि वो अपने भावों का इजहार करने के लिए अपने पूरे शरीर का सहारा लेता है, केवल चेहरे का नहीं। बहुत सी महिलाएं एक भावहीन पुरुष को प्रतिबिंबित करना काफ़ी कठिन मानती है, पर अगर वे ऐसा कर लेती है तो उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने चेहरे के भावों को कम से कम करना होगा ताकि आप भयावह न लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप वो प्रतिबिंबित ना करें जो आपकी राय में सामने वाला पुरुष महसूस कर रहा है। अगर आपकी राय गलत हुई तो परिणाम विनाशकारी होंगे। आपको सिरपीरा या अजीब समझा जाएगा। जो महिलाएं सुनते समय चेहरा गंभीर बनाए रखती है उन्हें पुरुष अधिक बुद्धिमान, कुशल व समझदार समझते हैं। उपाय से गति निर्धारित करना, आवाज़ का लहजा, उतार चढ़ाव और बोलने की गति भी प्रतिरूपण के दौरान एक से हो जाते हैं ताकि तालमेल बेहतर बन सके। इस गति निर्धारित करना कहते हैं और ऐसा लगता है मानो दो लोग एक ही सुर में गा रहे हो। आप अक्सर देखेंगे कि वक्ता अपने हाथों से ताल देखकर समय गिनता है, जबकि श्रोता अपने सिर झुकाने की लय के द्वारा उससे तालमेल करता है। जब संबंध प्रगाढ़ होते हैं तो देह और भाषाई स्थितियों के प्रतिबिंबन में कमी आ जाती है, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के आगे आने वाले भावनाओं का अनुमान लगा लेते हैं। दूसरे व्यक्ति के साथ गति निर्धारण तालमेल बनाने का प्रमुख माध्यम बन जाता है। कभी भी सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा तेज गति से ना बोले। सर्वेक्षण से पता चलता है कि यदि कोई उनसे ज़्यादा तेज़ी से बात करता है तो कोई लोग दबाव में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति को बोलने की गति उसके दिमाग द्वारा जानकारी से सचेतन रूप से विश्लेषण करने की क्षमता दर्शाती है। सामने वाले व्यक्ति के समान या उससे कम गति से बोले और उसके लहजे के उतार चढ़ाव को प्रतिबिंबित करें। गति निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर फोन पर अपॉइंटमेंट लेते समय, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ ही आपका एकमात्र अस्त्र है। इसलिए आपको इस क्षेत्र में अभ्यास करने की आवश्यकता है।